Hello Dynamos! Welcome to Super Coaching Banking by Textbook. I am Aditya Ashtekar, your mentor for English language. So, today we are here for the most expected questions सेशन नंबर 2 फॉर FCI AG ग्रेड 3. सो रिसेंटली यानी कि कल हमने डिस्कस किया था FCI AG के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर मैं आया हूँ सो दैट वी गेट टू नो कि और क्या वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो बिना किसी मोमेंट को वेस्ट किए लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस. पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखो क्या लिखा हुआ है. लिखा है चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस. क्या लिखा है पढ़ो. तो लिखा है समवन हु वॉक्स इन स्लीप. स्लीप वर्ड का रूट वर्ड होता है क्या? स्लीप वर्ड का रूट वर्ड होता है क्या? होता है अगर वो बताऊं आपको तो दैट इज SOMNA. SOMNA या SOMNI, सोमना या सोमनी. ये जो अपने आप में रूट वर्ड होता है किसका? सोने का, स्लीप का. एंड वॉक, वॉक के लिए मतलब मूव होने के लिए बेसिकली एम्ब्यूल वर्ड का यूज होता है. एम्बुलेंस क्या होता है? जो मूविंग वैन होती है वो. तो एम्ब्यूल, तो सोमनैम्बुलिस्ट IST लग जाए तो उस पर्सन के लिए लगता है, समवन के लिए लग जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा. ये फायदा होता है रूट वर्ड्स पढ़ने का. ऐसे ही अगर आपने रूट वर्ड्स पढ़ लिए तो LOQU या LOQA, लोक्वा, लोक्वी जो होता है वो अपने आप में लगता है किस चीज के लिए? LOQUA या LOQUI ये लगता है बात करने के लिए. टॉक, लोक्वेशियस एक वर्ड आता है. तो जो सोने में बात करे, मतलब होता है ना कुछ लोग सोते वक्त बात करते हैं, तो ऐसे में वो हो जाता है सोमनिलोक्विस्ट. ये होता है फायदा रूट वर्ड्स का. ऐसे रूट वर्ड से अगर आप वो कैप सीखना चाहते हो तो एक सीरीज हमने शुरू की है वर्ड पावर मेड इजी, जो आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के वीडियोस वाले सेक्शन में मिल जाएगी. वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं. आपको देखना वोकैबुलरी सबसे आसान लगने लग जाएगी. ओके, उसके अलावा आर्सनिस्ट लिखा है. आर्सनिस्ट की अगर बात करें, ये याद रखना, आर्सनिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो जानबूझकर आग लगा देता है, स्पेशली पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह को. इसको ऐसे याद रख सकते हो, AR और सन. AR का बेटा, AR का बेटा. AR कौन? AR मतलब अजिंक्य रहाणे. अब अजिंक्य रहाणे का बेटा जो है जबरदस्ती जा जाके आग लगा रहा है. कहाँ पे? पब्लिक प्रॉपर्टी में. क्यों? क्योंकि उसके पिताजी को खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं ना. इतना बढ़िया प्लेयर है यार. कैप्टनसी उन्होंने जब की थी तो बढ़िया से जाके ऐसी जगह जहाँ हमारी सेकेंड या इनफैक्ट थर्ड स्ट्रिंग टीम थी, उधर से भी वो जीत के लाए थे, और जो है वो उन्हें खिलवा नहीं रहे. तो ये गलत है. आर का बेटा सही कर रहा है, क्या दिक्कत है? AR का ऐसे याद रख सकते हो, जो है जबरदस्ती जाके आग लगा रहे हैं. एमेच्योर मतलब ऐसा होता है जो प्रोफेशनल नहीं है, मतलब कुछ काम जो केवल हॉबी या कह सकते हो प्लेजर के लिए करता है, उसके लिए पैसा नहीं लेता. तो आंसर यहाँ होना चाहिए सोमना एम्बुलिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द डे आई क्लियर द सिविल सर्विस एग्जाम वॉज द रेड लेटर डे ऑफ माई लाइफ. रेड लेटर डे आप लोगों ने देखा होगा, एक इंपॉर्टेंट डे के लिए लगता है. कैलेंडर अगर आप देखते हो, कैलेंडर में आप देखोगे कि अगर रेड लेटर में कुछ रहता है तो वो इंपॉर्टेंट डे रहता है. जैसे संडे ज़्यादातर रेड लेटर में होते हैं, या छुट्टी जो होती है वो रेड लेटर में होती है. रेड लेटर का मतलब ये है एन इंपॉर्टेंट डे. तो आंसर इंपॉर्टेंट डे होगा, वर्क डे नहीं, ज्वाइनिंग डे बिल्कुल भी नहीं, असाइनमेंट डे नहीं. आंसर हो जाएगा फर्स्ट. ओके, आई होप सो ये क्लियर है. आगे देखो, अभी ये क्या लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं. लिखा है द जज आस्क्ड मी इफ आई थॉट ऑल दैट वुड चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन. क्या? द जज आस्क्ड मी इफ आई थॉट ऑल दैट वुड चेंज, अच्छा वुड चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन. कोई बात नहीं, द जज आस्क्ड मी है, द जज सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ओपन, और क्वेश्चन मार्क आएगा. और क्योंकि ये येस या नो वाला आंसर है, तो मतलब उस तरह का क्वेश्चन हमें आना चाहिए जो येस नो का आंसर कर सके. द जज टोल्ड मी नहीं, क्वेश्चन है तो सेड टू मी ही रखो. सेड टू मी, आस्क्ड मी भी गलत नहीं है, चल जाएगा. ऐसे आंसर डू वगैरह वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं, डू डज वाले में. जैसे कि मैं कहना चाहूँ अगर डिड यू थिंक, डू यू थिंक, डिड भी नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे सब चीज़ प्रेजेंट में करनी पड़ेगी, तभी वो पास्ट में जाएगा. तो डिड यू थिंक नहीं, वो तो फिर या एक मिनट रुको, द जज टोल्ड मी वैसे भी नहीं होगा. हाँ, तो डू यू थिंक हो सकता है, इसका प्रेजेंट का पास्ट बन जाएगा. डू यू थिंक ऑल दिस वुड चेंज हिज एटीट्यूड, ऑल दिस विल चेंज. विल का वुड होता है, वुड का वुड थोड़ी ना होता है. तो ऐसे में आंसर थर्ड वाला होना चाहिए, थर्ड वाला करेक्ट रहेगा. सेकंड भी गलत है क्योंकि वुड नहीं लगेगा. ओके, आगे देखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा आपका. इफ़ यू थिंक ऑल दिस विल चेंज, ऐसा नहीं होगा. क्वेश्चन इफ़ यू थिंक वाले में नहीं हो सकता, डू यू वाले फॉर्मेट में चाहिए. अगले वाले की तरफ चलते, देखो क्या लिखा है. लिखा है राजेश्वरी हेल्प्ड हर मदर टू बेक अ केक. क्या करना है? वॉइस चेंज करना है. वॉइस का एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सोचना नहीं है. तो ऐसे में हेल्प्ड हर मदर टू बेक अ केक, राजेश्वरी सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब है, और हर मदर ऑब्जेक्ट है, और आगे टू बेक अ केक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. तो हर मदर
वॉज हेल्प्ड बाय राजेश्वरी, हर मदर वॉज हेल्प्ड बाय राजेश्वरी, सही लग रहा है। हर मदर इज हेल्पिंग नहीं, हैज हेल्प नहीं, हैड हेल्प नहीं, क्योंकि बात हेल्प्ड पास्ट फॉर्म है, वर्ब सेकंड फॉर्म है, वॉज वर आना है, वॉज यहाँ आ रहा है क्योंकि मदर सिंगुलर है, आंसर खत्म, फर्स्ट वाला हो जाएगा। 10 से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो किसको, इन क्वेश्चंस को वॉइस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है किसकी, सेरेंडिपिटी की। तो सेरेंडिपिटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, सेरेंडिपिटी ये वाली करेक्ट स्पेलिंग होगी सेरेंडिपिटी, हाँ सही है। यहाँ क्या दिक्कत है, सेरेंडेपिटी नहीं, डी होता है, सेरिन नहीं होगा और दीप्ति भी नहीं होगा। सेरेंडिपिटी क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें मतलब अचानक से ही कुछ वैल्यूएबल या कुछ ऐसा ही मिल जाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल दो सेरेंडिपिटी का, अभी ठंड शुरू हो चुकी है, ठंड के मौसम में आपने देखा होगा हम वुलन कपड़े निकालते हैं ना, अपने ठंड के जैकेट्स वगैरह निकालते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम जैकेट निकालते हैं, जैकेट वैकेट पहनते हैं और ऐसे पॉकेट में डालो तो उसमें कुछ कीमती चीज़ मिल गई, कुछ 100-200 रुपये का नोट मिल गया, 500 का नोट मिल गया, दिस इज सेरेंडिपिटी। ओके, तो ये आपका आंसर होना चाहिए सेरेंडिपिटी। आगे लिखा है एरर का क्वेश्चन है, दिस टाइम यू विल हैव टू वर्क हार्डली टू पास योर क्वालिफाइंग एग्जाम। नेवर, वर्क हार्ड होगा, वर्क हार्डली नहीं, हार्डली मतलब तो बड़ी मुश्किल से होता है, तो क्या मक्कारी करोगे, नहीं, दिस टाइम यू विल हैव टू वर्क हार्ड होना चाहिए, यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आंसर पार्ट बी रहेगा, बी शुड बी मार्क्ड एज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखो क्या लिखा है, इफ शी विल गो टू द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर वी विल हैव द हाउस विद अस। हमेशा ध्यान रखना, अगर कंडीशनल सेंटेंस यूज किया जा रहा है तो कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी ध्यान रखे कि दो सेंटेंसेस जो आ रहे हैं वो कभी भी विल मतलब दोनों के दोनों फ्यूचर लेकर नहीं चलेंगे, विल शैल वुड ये सब लेकर नहीं चलेंगे। इनफैक्ट ऐसा आप याद रख सकते हो, मैं जब कॉन्सेप्ट भी पढ़ाता हूँ, जो पेड बैचेस में पढ़ाता हूँ, तो उधर मैं इसी तरह से बताता हूँ कि अगर इफ कंडीशनल क्लॉज में आपको विल मिल जाए और नॉन कंडीशनल क्लॉज में भी विल मिल जाए, दो बार विल अगर कंडीशनल सेंटेंस में देखने को मिले तो आपका खून खोल जाना चाहिए। तो आपका खून खोला कि नहीं खोला, नहीं खोला तो खोलवाओ, क्योंकि जब भी दो विल दिखेंगे कंडीशनल में, ऐसे नहीं नॉर्मल सेंटेंस में देखे कोई इशू नहीं है, आई विल गो देयर एंड विल वॉच अ मूवी अलग बात है, यहाँ कंडीशन नहीं आई, बट इफ आई विल गो देयर आई विल डू दिस ये गलत होता है, इफ आई गो देयर आई विल डू दिस, दिस इज द करेक्ट वे। तो अगर ऐसे दो विल देखने को मिले तो आपका खून खोल जाना चाहिए, और खोलते हुए खून को शांत कैसे करोगे, शांत करोगे कंडीशनल क्लॉज के विल को हटा के, बनेगा इफ शी गोज टू द यूनिवर्सिटी, इफ शी गोज टू द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर वी विल हैव द हाउस विथ अस। तो इसके चलते पार्ट ए में प्रॉब्लम मार्क की जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी ये जो है आपका क्वेश्चन है किस चीज का, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। ये आता है एग्जाम में, पैराजम्बल जिसको बोल सकते हैं, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट बेसिकली। तो ए बी सी डी है, इनको आपको अरेंज करना है, वही लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। इट रिजल्ट फ्रॉम अ केयरफुली रिवाइज प्लान, वॉट रिजल्ट फ्रॉम अ केयरफुली रिवाइज प्लान पता नहीं अभी। पीपल वर्क टुगेदर फॉर अ कॉज और पर्पस। ओके, टीम वर्क डज नॉट जस्ट हैपन, टीम वर्क ऐसे ही नहीं हो जाता, हाँ, इट रिजल्ट फ्रॉम अ केयरफुली रिवाइज प्लान, तब जाके सही होगा। तो सी और ए का यहाँ पे क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, सी और ए का क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा। जो मुझे यहाँ दिख रहा है और कहीं दिख नहीं रहा है, ये सी है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। चलो फिर देखते हैं, सी ए बी डी बन रहा है क्या, टीम वर्क डज नॉट जस्ट हैपन, इट रिजल्ट फ्रॉम अ केयरफुली रिवाइज प्लान, पीपल वर्क टुगेदर फॉर अ कॉज और पर्पस, इट मस्ट बी क्लियरली नोन टू देम। इट मतलब वो कॉज और पर्पस जो है कि नहीं पीपल को पता होना चाहिए। तो इस बी और डी की भी पेयरिंग है जो यहाँ पे है, तो आंसर डेफिनेटली हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। बी डी और कहीं है क्या, नहीं है, तो बात खत्म। सी ए बी डी दो पेयर्स बने थे, पेयर बनाना इसमें बहुत जरूरी होता है। अगर आप पेयर बनाओ ना, आप इजीली आंसर तक पहुंच पाओगे। फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने के चक्कर में मत रहो, पेयर बनाओ। पेयर बना लिए, दो पेयर, अगर आपने एक भी पेयर सही बना लिया, आपका ऑप्शन एलिमिनेशन काफ़ी हद तक हो जाता है। आगे लिखा है क्या देखो, तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट टू, ये भी वैसे ही सेंटेंस अरेंजमेंट है या पैराजम्बल है बोल सकते हो। देखो ये वैसे सेंटेंस अरेंजमेंट है, आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट टू एनीबडी बिकॉज आई वॉज अफ्रेड पीपल वुड लाफ एट मी। अगेन आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट, क्या पता नहीं, देखते हैं। When I saw that picture of a cottage on top of a hill, I was extremely happy. Okay, ये हो सकता है पहला सेंटेंस, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कनेक्टिंग है। In fact, it has become a rather dull and faded in the memory. It फिर से क्या है देखना पड़ेगा। I was young then and thought that someday I would also have a place like that to live in. Place like that cottage.
तो बी और डी की पेयरिंग होनी तय दिखती है जो मुझे ऑप्शन में यहाँ दिख रही है, और AC की भी आई गेस हो जाएगी. आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट इट टू एनीबडी बिकॉज आई वाज अफ्रेड पीपल वुड लाफ एट मी. इनफैक्ट इट हैज बिकम अ रादर डल एंड फेडेड इन द मेमोरी. तो ऐसे में डेफिनेटली आंसर BDAC होगा. पेयरिंग करना इसलिए कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पेयरिंग सही हो गई, काम हमारा आसान हो जाता है. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो. तो यहाँ लिखा है मैसेज फॉर अ डेड पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर या मैगजीन. इसको क्या बोलते हैं पूछ रहे हैं. जो देखा है ना आप लोगों ने कि लिखा रहता है तो उठावनी, आज मेरे जो है दादी की उठावनी, आप सभी आमंत्रित है, या ऐसा जो भी लिखा रहता है. तो ये जो है मैसेज फॉर अ डेड पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर मैगजीन. अगर आप कभी जॉब कर चुके हो तो आपने देखा होगा एक लीव क्रेडिट होती है. कौन सी लीव होती है? वर्बोस लीव, एपिथेट लीव, ऑबिचुअरी लीव या फेबल लीव. ऑब्वियसली ऑबिचुअरी लीव, किसी की सडन डेथ हो जाए तो वहाँ पे थर्ड वाला ऑबिचुअरी लीव करेक्ट होगा. तो ऑबिचुअरी यहाँ होगा. वर्बोस मतलब तो जो बहुत बड़बोलापन होता है ना, उसको बोला जाता है, जो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अधिक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है. एपिथेट मतलब कह सकते हो किसी का एक ऐसा स्पेशल नाम, तो जब लोग उसको उस चीज़ से ना बुला के दूसरे नाम से बुलाते हैं. जैसे ऐसा बोला जाता है सचिन तेंदुलकर के लिए मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है, या विराट के लिए किंग कोहली बोला जाता है ना. आमिर खान को पहले मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोला जाता था, बोलते लोग आज भी होंगे, हो सकता है. जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है. ये सब जो है एपिथेट होते हैं. और फेबल मतलब ऐसे स्टोरीज होती है, शॉर्ट स्टोरी जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स ज़्यादातर रहते हैं, वो हो सकता है. आंसर ऑबिचुअरी होना चाहिए. आगे लिखा है कैन यू प्लीज डैश मी इन सॉर्टिंग आउट दिस फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर. हेल्प करने की बात कर रहे हैं. कैन यू प्लीज हेल्प मी इन सॉर्टिंग आउट दिस फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर. अबेट, अबेट का मतलब है असिस्ट करने के सेंस में होता है, लेकिन किसी नेगेटिव काम में अगर आप असिस्ट कर रहे हो, ये नेगेटिव नहीं है. अबेट का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना या किसी को जो है हेल्प करना नेगेटिव काम करने के लिए, तो ये वो नहीं है, इसलिए नहीं होगा. हिंडर मी, हिंडर मी मतलब मेरे में अड़चन डाल दो, ऐसा कौन करेगा भाई. असिस्ट मी, असिस्ट हो सकता है. असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना. कैन यू प्लीज हेल्प मी इन सॉर्टिंग आउट, ये चलेगा. और कन्नई लिखा है, कन्नई भी एक नेगेटिव टर्म में जाएगा जो कि यहाँ सही नहीं है, तो ऐसे में आंसर होना चाहिए थर्ड वाला. ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है. In a few minutes time when the clock strikes 6 I would be waiting here for an hour. For an hour लिखा है तो इतना ध्यान रखना, for since जब लिखा रहता है तो ये perfect tense जरूर रहता है. आप किसी भी तरह का perfect है तो in a few minutes time when the clock strikes 6, तो थोड़ी देर में जब clock जो है घड़ी में 6 बज चुके होंगे, तब मुझे यहाँ खड़े खड़े इंतजार करते करते 1 घंटा हो चुका हो. मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बात हो रही है. फ्यूचर में कुछ चीज़ कंप्लीट होकर अभी भी चल रही होगी, ऐसी बात है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. आई शैल बी वेटिंग ऑन नहीं, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर चलेगा. आई शैल वेट नहीं, तो आंसर सेकंड होना चाहिए. ओके, आई होप सो दिस क्लियर. तो बेसिक समझो कि सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है. अगर ये समझ में आ गया तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते. लिखा है हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन द टेलीफोन रैंग. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हार्डली लिखा है, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली. आपको पता होना चाहिए कि हार्डली, बेयरली, स्केर्सली अगर स्टार्टिंग में ही लग जाए, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली अगर स्टार्टिंग में ही लग जाए, तो 2-3 चीज़ें हमें चेक करनी है. पहला ये कि इनके साथ व्हेन लगना चाहिए आगे, जो कि यहाँ लग रहा है. हार्डली, बेयरली, स्केर्सली के साथ आगे क्या लगना चाहिए? कंजंक्शन व्हेन लगना चाहिए. दूसरी चीज़, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली के क्योंकि ये सब एडवर्ब्स हैं, तो एडवर्ब्स के बाद हमेशा एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा? सब्जेक्ट को या वर्ब को? ऑब्वियसली वर्ब को. वर्ब को क्वालिफाई करेगा, इसलिए यहाँ एक वर्ब आना चाहिए फिर सब्जेक्ट आएगा. वर्ब आना चाहिए फिर सब्जेक्ट आएगा. वर्ब आना चाहिए फिर सब्जेक्ट आएगा. और ये वर्ब मोस्टली एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा जिसके बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब आएगा. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब. So basically hardly had he reached home when the telephone rang. तो hardly had he reached home, ये तो फिर सही लग रहा है. had helping verb है, had के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ये भी आ रहा है, तो ये तो सही है. hardly he had reached कभी नहीं होगा, एडवर्ब है तो सब्जेक्ट पहले कभी नहीं आएगा. डिड आया तो ब्रह्मा जी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिड ही रीच होता है, रीच्ड नहीं होता. ब्रह्मा जी है, डिड, डू, डज, ये सब ब्रह्मा जी के रूप है, और ब्रह्मा जी के सामने सभी लोग मूल रूप में आते हैं, नतमस्तक होकर, बढ़ चढ़ के नहीं. तो ये मूल रूप नहीं है, बेस फॉर्म नहीं है, रीच्ड है, एक्स्ट्रा फॉर्म है, तो बढ़ चढ़ के नहीं आ सकते ब्रह्मा जी के सामने. और हार्डली ही रीच्ड ऐसा भी नहीं होगा, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए. आंसर कौन सा हो जाएगा? फिर तो नो इम्प्रूवमेंट ही है, ये सही होगा. चौथा आंसर सही है. ओके, आई होप सो ये क्लियर है. आगे क्या लिखा है देखो. तो लिखा है आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वॉज टू मच हैवी फॉर अस टू कंप्लीट.
I told the teacher that the homework set for the day was too much heavy for us to complete. तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वाज, ओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दो चीजें ध्यान रखना, एक होता है टू मच और एक और होता है मच टू। टू मच और मच टू, फर्क क्या है भाई? टू मच और मच टू मीनिंग वाइज दोनों सेम है, बट एक डिफरेंस आता है कि टू मच जो लगता है वो अपने साथ हमेशा एक नाउन लेकर चलता है। ओके, क्या नाउन? और मच टू के बाद एक एडजेक्टिव आता है। और यहाँ टू मच के बाद हैवी लिखा हुआ है, जबकि हैवी है, हैवी एक विशेषता एडजेक्टिव है, तो मच टू आना चाहिए। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है अरे सर ये कैसे याद होगा, ये तो कंफ्यूजिंग है, बहुत इजी वे बताता हूँ। पहला लेटर देखो, यहाँ पहला लेटर देखो, यहाँ पहला लेटर देखो, बन गया टी एम एन। और इधर पहला लेटर देखो, इधर पहला देखो, इधर पहला देखो, यहाँ बन जाएगा एम टी ए। ये बन गई तमिलनाडु मथुरा एक्सप्रेस। कौन सी गाड़ी? तमिलनाडु मथुरा एक्सप्रेस इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो तमिलनाडु मथुरा एक्सप्रेस याद रखो, तमिलनाडु बोले तो टी एम एन टू मच के साथ नाउन, और मथुरा बोले तो एम टी ए यानी कि मच टू के साथ एडजेक्टिव। खत्म बात। हैवी एक एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, तो यहाँ टू मच नहीं बल्कि होना चाहिए क्या? होना चाहिए मच टू हैवी, तब जाके वह सही होगा। मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट, जिसके चलते पार्ट सी में प्रॉब्लम मार्क की जाएगी। गॉट इट? आगे देखो, अब क्या है आगे जो है, ओके ये क्लोस्टर्स दिख रहा है, कुछ वर्ड्स रिलेटेड है पैसेज में, ये क्लोस्टर्स होता है। क्लोस्टर्स क्या होता है? इट इज अ टेस्ट ऑफ क्लोजनेस, नियरनेस का टेस्ट है। नियरनेस का टेस्ट का मतलब क्या है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज में वर्ड्स फिल करने होते हैं। आपको क्या फिल करने होते हैं? वर्ड्स फिल करने होते हैं। तो ये वर्ड्स कैसे फिल करोगे? नियरनेस के हिसाब से, उसके अगल बगल जो भी वर्ड्स है, अगल बगल जो भी सेंटेंसेस है, उसके हिसाब से आपको वर्ड फिल करने होंगे। तो ये कैसे करना है बताऊंगा मैं। इसमें आपको एक तरीका बताता हूँ, काफ़ी लोग इससे डरते हैं, बट मैं लिटरली बता रहा हूँ सबसे आसान होता है ये। लेकिन वो तब जब आप ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाओ जो मैं कहने वाला हूँ, और वो होती है स्ट्रैटेजी विजुअलाइजेशन की और एजम्पशन की। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइज करना मतलब किसी चीज़ को अपने माइंड में इमेज की तरह चलाना। मतलब आप नॉर्मली सेंटेंस को पढ़ते हो तो ऐसा हो जाता है, पढ़ते पढ़ते हम भूल जाते हैं क्या पढ़ा, तो हम समझ नहीं पाते उसको। इन अ इफ यू वांट टू बेटर अंडरस्टैंड इट, ओके, या इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर, आई ऑलवेज सजेस्ट विजुअलाइज इट। उसको अपने माइंड में एक इमेज की तरह चलाओ। आपने देखा होगा एक नॉर्मल बुक पढ़ने में कभी कभी बोरियत लगती है, लेकिन उसी चीज़ की मूवी अगर आ जाए, जिनको बुक पढ़ने की आदत नहीं है, उसी चीज़ की मूवी देखने को बोल दे तो देख लेंगे, क्योंकि पिक्चराइज वर्जन इज अ बेटर वे टू यू कैन से अंडरस्टैंड इट, टू थिंक अबाउट इट, टू कॉम्प्रेंड इट। वो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है। वही चीज़ यहाँ करनी है, पढ़ने के साथ साथ उसको माइंड में इमेज की तरह चलो, आपको देखो बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, ऑप्शंस के भरोसे ना बैठ के खुद सोचो कि यहाँ वर्ड क्या आएगा। ये कब होगा? ये थोड़ी रीडिंग के साथ आता है। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी ना, आपको खुद पता चलेगा। काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा, मैंने लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, दिस बॉय नेवर पेज डैश। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ब्लैंक फिल करना है, तो आप बहुत सारे वर्ड बता सकते हो। सर रेंट आ सकता है, फीस आ सकता है, बिल आ सकता है। लेकिन अगर मैं लिख दूं दिस बॉय नेवर पेज डैश इन द क्लासरूम, मैं ऑप्शन नहीं भी दूं, फिर भी आपका आंसर एक ही होगा, और मैंने आपका मन पढ़ लिया है। आपके मन में क्या आया? दिस बॉय नेवर पेज डैश इन द क्लासरूम। आपके मन में आया अटेंशन। देखो मैंने पढ़ा कि नहीं तुम्हारा मन? तो ये अटेंशन कहाँ से आया? मैंने तो नहीं बताया आपको कोई भी ऑप्शन, बट आपके मन में कैसे आया? आपके मन में आने का रीज़न है कि आपने ये कहीं पढ़ा हुआ है, नेवर पेज अटेंशन इन द क्लास, है ना। या मैंने कहा ही कमिटेड सुसाइड, मैं कमिटेड नहीं भी देता ऑप्शन में, फिर भी आप कमिटेड ही वहाँ फिल कर लोगे। इस तरह से काफ़ी सारे होते हैं। सैटेलाइट वॉज डैश बाय द प्रेसिडेंट, मैं नहीं दूंगा ऑप्शन, फिर भी आपके दिमाग में आ रहा होगा लॉन्च्ड आ जाएगा। ये पढ़ने के बाद होता है, रीडिंग। तो अपनी रीडिंग बढ़ाओगे तो ये सब चीज़ें बहुत ईजिली हो जाएंगी। देखो कैसे करना है। लिखा है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑनर्स दैट वर हीप्ड अपॉन हिम। विजुअलाइज करो, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑनर्स दैट वर हीप्ड अपॉन हिम, मतलब जो भी उस पर जो है तारीफों के पुल बांधे गए थे, उसकी तारीफ की गई थी। पास्चर रिमेन्ड अ सिंपल मैन डैश हार्ट। सिंपल मैन डैश हार्ट, शायद आपने पढ़ा होगा एट हार्ट, है ना, इस टाइप का। दो चीजें पढ़ी होंगी, एट हार्ट, बाय हार्ट। बाय हार्ट होता है, मैडम बोलती थी आपको कि यू नीड टू लर्न द टेबल्स बाय हार्ट, मतलब बहुत जो है अपने आप में अच्छे से, बिल्कुल बहुत तगड़े से आपको जो है याद करना है, वो बाय हार्ट होता है। एक होता है एट हार्ट, ही इज वेरी गुड मैन एट हार्ट, दैट मीन्स दिल का अच्छा है, ऐसा।
तो वहाँ पे ऑप्शन भी आप क्या ही सोचना है ना, ऑप्शन अगर एजम्पशन कर लिया इजी हो जाएगा। बाय हार्ट नहीं होगा, बाय हार्ट कुछ बिल्कुल मतलब अच्छे से याद करने के लिए होता है, ठीक है। इन हार्ट कुछ होगा नहीं, ऑन हार्ट कुछ होगा नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे सिंपल मैन एट हार्ट। आगे देखिए आगे क्या लिखा है यहाँ पे सेकंड में लिखा है परहैप्स द मेमोरीज ऑफ हिज बॉयहुड डेज व्हेन ही डैश द फेमिलियर सीन्स ऑफ हिज बर्थ प्लेस एंड द डैश टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट नेवर होली लेफ्ट हिम। क्या बोल रहे हैं, परहैप्स द मेमोरीज ऑफ हिज बॉयहुड डेज व्हेन ही डैश द फेमिलियर सीन्स ऑफ हिज बर्थ प्लेस। शायद ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शंस में तो देख लेंगे। व्हेन ही, अच्छा इस टाइप का वर्ड है, इतना तो समझ में आया कि बात यहाँ पे पास्ट में हुई है पूरी, है ना। वर हीप्ड अपॉन हिम, रिमेन्ड अ सिंपल मैन। आगे इधर हमें वर्ब चाहिए, ही सब्जेक्ट है, वर्ब चाहिए, वो भी पास्ट में ही चलेगा क्योंकि यहाँ पे जो है ऑप्शन सब, ऑप्शन छोड़ दो। आगे भी देखो यहाँ पे लेफ्ट हिम, ये भी पास्ट में, पूरा सेंटेंस अगल बगल पास्ट में, इसीलिए इसको क्लोजनेस बोलते हैं, नियर अबाउट, क्लोजनेस के हिसाब से अपने वर्ड्स को जरा ध्यान से देखो। ओके, तो वही यहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि पराग, ये हो गया व्हेन ही, ड्रॉन नहीं हो सकता, ड्रू हो सकता है, ड्रॉ भी नहीं हो सकता, ड्रॉज भी नहीं होगा, आंसर ड्रॉ हो जाए, ड्रू हो जाएगा। भले ही वर्ड हम एज्यूम नहीं कर पाए, बट यहाँ से पता चल रहा है कि व्हेन ही ड्रू आना चाहिए। व्हेन ही ड्रू, when he drew the familiar scenes of his birthplace and the dash to be a great artist never wholly left him and the dash to desire type का कुछ चाहिए, है ना, कि जो उसकी desire थी to be a great artist never wholly left him। देखे क्या है, इचिंग, इचिंग मतलब तो खुजलाना होता है, तो बंदर थोड़ी ना कि खुजलाएगा। विशिंग, विशिंग नहीं, विश होता तो हम मानते, विशिंग नहीं चलेगा। लॉन्गिंग, हाँ लॉन्गिंग मतलब है अर्नेस्ट डिजायर जो होता है उसको बोलते हैं, ये हो सकता है। लोथिंग नहीं, लोथ भी नहीं करेगा, तो आंसर लॉन्गिंग हो जाएगा। लॉन्गिंग मतलब जो एक कह सकते हो अर्नेस्ट डिजायर होती है ना, बेसिकली यर्निंग डिजायर होती है, उसके लिए हम बोल सकते हैं यर्निंग डिजायर, मतलब एक बहुत तीव्र इच्छा कुछ करने की या कुछ एक मन जो होता है उसके लिए लगता है, तो लॉन्गिंग सही है। आगे लिखा है ही डिड डैश अ ग्रेट आर्टिस्ट, प्रूव्ड टू बी, या मतलब बन गया था वाले सेंस में चाहिए, ही डिड है ऑप्शन में। डिड ब्रह्मा जी के साथ V1 आता है, मूल रूप में आता है, कुछ बढ़ चढ़ के नहीं, तो बिकम आएगा, बिकेम नहीं आ सकता, बिकमिंग नहीं, बिकम्स भी नहीं, तो बिकम आएगा। ही डिड बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट बट आफ्टर हिज 16th ईयर ही डैश द ब्रश फॉर एवर, छोड़ दिया, त्याग दिया, गिव अप कर दिया, या गिव अप के हिसाब से और क्या वर्ड आ सकता है, रिनाउंस्ड आ सकता है, रिलिंक्विश्ड आ सकता है, तो ऑप्शन में डिस्चार्ज नहीं, ब्रश डिस्चार्ज नहीं कर सकते, रिलीज, रिलीज भी नहीं करेगा एक्चुअली, एक्सपेल मतलब निकाल देना किसी को, वो भी नहीं करेगा, एबेंडेंट हो सकता है, एबेंडेंट मतलब उसको खत्म कर देना, त्याग देना, चलेगा, फोर्थ वाला सही है। आगे देखते हैं, ही पुट हिज सोल एंड एनर्जी डैश हिज वर्क, उसमें डाल दिया, झोंक दिया, मतलब क्या बोल सकते हैं, इनटू टाइप का कोई वर्ड है ऑप्शन में, इनटू हिज वर्क, ठीक है। ही पुट हिज सोल एंड एनर्जी इनटू हिज वर्क, झोंक दिया, जब भी कोई चीज़ मूवमेंट में है, बाहर से अंदर जा रही है, तो ऐसे केस में वहाँ पे इनटू हम लगाते हैं, इसलिए इनटू यहाँ सही है। इनसाइड नहीं होगा, ठीक है, इनसाइड लगता है एडवर्ब की तरफ, जिसके आगे कुछ वर्ब वगैरह हो तो ठीक है, और अमंग नहीं लगेगा, अमंग नहीं, ओवर भी नहीं, तो इनटू हिज वर्क एंड इट वाज दिस वेरी एनर्जी दैट इन द एंड डैश हिम आउट, ये कोई फ्रेजल वर्ब होगा, ऐसा फ्रेजल वर्ब जो आउट के साथ जा सके, तो और यही उसकी वो जो, और एंड इट वाज दिस वेरी एनर्जी, यही एनर्जी थी जिसके कारण वो टूट गया टाइप का। देखे क्या है, वोर हिम आउट हो सकता है, वियर आउट का मतलब होता है किसी को पूरा खदेड़ देना, डैमेज कर देना, हो सकता है। ब्लो हिम आउट, जब बात पूरी पास्ट की हुई है तो ब्लो नहीं ब्लू होता तो एक बार सोचते, लेकिन ब्लू आउट भी कुछ और ही मीनिंग जाएगा, ब्लू आउट भी यहाँ सेंस नहीं देगा। लेट हिम आउट, जाने देना नहीं, वो भी नहीं होगा। कट हिम आउट, कट आउट तो मतलब किसी चीज़ को काट लेना उस सेंस में। वोर हिम आउट सही है। वियर आउट समथिंग मतलब किसी को डैमेज कर देना पूरी तरह से। ओके, आगे देखो लिखा है फॉर हिम ईच सफरर वॉज मोर देन डैश अ केस दैट वॉज टू बी क्योर, मोर देन but a case, more than absolutely a case, more than just, हाँ more than just a case, more than exactly a case नहीं, more than just a case मतलब सिर्फ एक केस नहीं था, कुछ और था, तो for him each sufferer was more than just a case that was to be cured। आगे लिखा है he looked upon the dash against hydrophobia, consider, look upon एक फ्रेजल होता है कंसिडर करना किसी चीज को, तो he looked upon the dash against hydrophobia as a battle, तो फाइट अगेंस्ट हो सकता है। स्कफल मतलब तो कुछ ऐसा छोटा मोटा जो युद्ध टाइप हो जाए वैसा नहीं होगा, यहाँ फाइट हो सकता है, फाइट अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया। म्यूटिनी नहीं, म्यूटिनी भी नहीं, राइवलरी मतलब किसी चीज, दो लोगों के बीच में जो कॉम्पिटिशन है वो भी नहीं। फाइट अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया विल बी फाइन एज अ बैटल एंड ही वॉज डैश टू विन एट एनी कॉस्ट,
मतलब ही वॉज ट्राइंग टू विन, ही वॉज कोशिश कर रहा था, या बोल सकते हैं क्या, ही वॉज करने के लिए प्रतिबद्ध था। देखो ऑप्शन क्या है, ही वॉज डिवाइज्ड टू विन नहीं, ही वॉज डिसाइडेड टू विन नहीं, ही वॉज डिटरमाइंड, हाँ प्रतिबद्ध होना, तो ही वॉज डिटरमाइंड टू विन एट एनी कॉस्ट, थर्ड वाला सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो दिस इज द वे यू शुड अप्रोच दिस क्वेश्चन दैट इज क्लोस्टर। तो होप सो आपको अच्छा लगा, आपको जो है पढ़ के मजा आया, सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, यही उम्मीद करता हूँ। बाकी आप अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एक ऐसा पेड कोर्स जो कि आपको हर एक चीज़ की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की पूरी दुकान आपको मिल जाएगी, समझ लो इतनी प्रैक्टिस आपको मिलेगी। लाइव डाउट सेशन आपको मिलेंगे, डाउट्स आपको आए लाइव पूछ सकते हो। उसके साथ साथ आपको स्टडी नोट्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप इंटरेक्टिव वे में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो, चीज़ों को पढ़ सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो। साथ ही साथ मॉक टेस्ट मिलते हैं जिसके बाद आपका सिलेक्शन तय होता है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए भरपूर मात्रा में चीज़ें मिलती है। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है, ये सब तो साइड ये कह सकते हो सपोर्ट पार्ट है, उसके अलावा मेन है आपको सुपर टीचर्स मिलते हैं। एक नहीं दो नहीं, काफ़ी सारे सुपर टीचर्स मिलते हैं जिनसे आप पढ़ना चाहो आप उनसे पढ़ सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो ये आप परचेस कर सकते हो सुपर कोचिंग। जब आप सुपर कोचिंग परचेस करें और आपको चाहिए डिस्काउंट तो आप आदित्य इस कोड का इस्तेमाल करें, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन ऑफ सुपर। So that brings me to the end of the discussion. Hope so you all enjoyed the session and आपने काफ़ी कुछ जाना सीखा। नेक्स्ट सेशन में भी हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे जब हम मिलेंगे नेक्स्ट। टिल देन अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।